बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहीं से दोबारा स्टार्ट करें। देखें, ये बुनियादी जो रिएक्शन हो रहा है कि इसमें जो अल्कोहल है इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, यानी अल्कोहल जो है टर्शियरी अल्कोहल में तब्दील हो रहा है। लेकिन बुनियादी चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पर पहले जो रिएक्शन में हो क्या रहा है कि एच हटा और दोबारा उसमें एच ऐड हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई और हमें अल्कोहल मिल गया, पॉजिटिव से नेगेटिव मिल गया। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम इसी ग्रुप को अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते इसी मौजूदगी में, तो यहाँ पर ब्रोमीन के अटैक करने से भी ग्रुप चेंज हो रहे हैं। तो ब्रोमीन के अटैक करने से जो ग्रुप चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम फिर डिटरमाइन कर सकते हैं कि पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या थी और बाद में क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये जो आर हैं, आर मुख्तलिफ ग्रुप हो सकते हैं जो यहाँ पर स्टडी किए गए। अच्छा, इसी की आप लोग एक एग्जांपल देखें कि यहाँ पर एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ये एक सेकेंडरी कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन लगा है, मिथाइल लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है और आयोडीन, और यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन प्लस है। इसको हमने एक और आयोडीन जो कि इसका आइसोटोप था आयोडीन का, उसके साथ एज एन इसको हमने न्यूक्लियोफाइल लिया और इस आयोडीन ने अटैक करके इस हल्के वाले आयोडीन को, ये यूँ कह लीजिए कि जो नॉर्मल आयोडीन था उसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया। तो अब प्रोडक्ट तो सेम रही लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। प्रोडक्ट सेम रहेगी लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज जाएगी कि कॉन्फ़िगरेशन प्लस थी तो माइनस हो गई। अब ये रिएक्शन ज़ाहिर करता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रही है, चूँकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, लिहाजा यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो SN2 हो रहा है, क्योंकि SN2 जो है उसी में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो आयोडाइड आयन ने अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट बना और हमें प्रोडक्ट मिल गई। ऐसी प्रोडक्ट मिली जिसमें जो आयोडीन था वो रेडियो एक्टिव या यूँ कह लीजिए हैवियर आइसोटोप से रिप्लेस हो गया। तो इन रिएक्शंस में जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है और उसकी मदद से भी हमें पता चल सकता है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, SN2 हो रहा है या SN1 हो रहा है। अच्छा, अब SN1 मैकेनिज्म को थोड़ा दोबारा से कह लीजिए कि हम देख रहे हैं। सिंपल रिएक्शन है कि नॉर्मल हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, इसको हमने सॉल्वेंट में डाला। सॉल्वेंट में डालने से क्या होगा कि ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा और Br नेगेटिव। अब ये एक आइन पेयर बन गया और अब जब OH अटैक करेगा तो हमें पता है कुछ OH ग्रुप फ्रंट साइड से अटैक कर जाएंगे, कुछ OH ग्रुप बैक साइड से अटैक कर जाएंगे। तो 50% प्लस बनेगा और 50% माइनस बनेगा। तो ये रेसिमाइजेशन हो जाएगी। तो नॉर्मली देखा गया है कि आमतौर पर रेसिमाइजेशन में प्लस और माइनस या कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन 50-50% होती है। डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी फिर हमें कंडीशन देखना होती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो जो SN1 रिएक्शन है उसके अंदर रेसिमाइजेशन होती है, यानी 50% कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, जबकि 50% की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। अगर ये प्लस था तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें 50% प्लस होगा और 50% माइनस और प्रोडक्ट इसके अंदर मौजूद होगा। तो ये यहाँ पर आगे उसने कुछ डिस्कशंस किए हैं कि कहीं पर 80-20 का रेशो होता है, कहीं पर 98% डेसिमाइजेशन हो जाती है। तो ये कुछ केसेस हैं, ये आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि जो SN1 है उसमें रेसिमाइजेशन हो रही है और जो SN2 है उसके अंदर रिटेंशन हो रही है। अच्छा, अगला इसमें जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मैकेनिस्टिक बॉर्डर लाइन का। तो वो हमने पहले केस डिस्कस किया था कि जो सेकेंडरी हैं, जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके अंदर मिक्स होता है, यानी उनके अंदर SN2 भी पॉसिबल है और SN1 भी पॉसिबल है। तो उसकी जो हमें जो केसेस हैं वो आमतौर पर मैकेनिस्टिक बॉर्डर लाइन की सूरत में आते हैं। तो यहाँ पर उसने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि जैसे यहाँ पर ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्काइलाइड है, जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो 88% रेसिमाइजेशन हुई और 20% नेट, 12% जो है वो नेट इसके अंदर इन्वर्जन हो रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर सेकेंडरी अल्काइलाइड उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो उसमें कुछ में रेसिमाइजेशन होगी और कुछ के अंदर इन्वर्जन होगी। तो इस तरह के जो केसेस हैं ये केसेस बॉर्डर लाइन केसेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर SN2 SN1 जो कि मैंने कम्प्लीटली डिस्कस पहले किया था, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर है, तो इसको आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा। अब इसमें जो दो चीज़ें हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है। एक है इसमें SNI मैकेनिज्म।
SNI मैकेनिज्म क्या है? आई से यहाँ मुराद है इंटरनल, आई से मुराद है इंटरनल। आमतौर पर देखा गया है कि जब कहीं रिएक्शन होता है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं जो उस रिएक्शन में हेल्प करते हैं, उस रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं करने में। तो उस दौरान जो है इंटरनली मॉलिक्यूल के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज नहीं होती, रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं SNI रिएक्शन। जैसे यहाँ उससे एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक अल्कोहल है, उसको हमने थायनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो हमें ये प्रोडक्ट मिली, और जहाँ से अल्कोहल था अल्कोहल निकल गया और हमें एज इट इज सेम प्रोडक्ट मिल गई, रिटेंशन रही, कॉन्फ़िगरेशन तब्दील नहीं हुई। तो अब हुआ क्या, ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल, इसमें OH हटा और इस पर OSOCl ग्रुप आकर लग गया। उसके बाद अगले स्टेप में इनके दरमियान एक आयन पेयर बना और यहाँ पर ग्रुप आ गया और यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में जो क्लोरीन Cl नेगेटिव था उसने इसको हटा दिया, या यूँ कह लीजिए कि SO2 कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई और जो क्लोरीन था वो यहाँ पर इसके साथ आ गया और फिर ये क्लोरीन एज इट इज यहीं से सामने वाले हिस्से से आकर इस पर लग गया। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इंटरनली OH निकल गया और जो Cl2 था, Cl2 में से जो क्लोरीन था वो इस जगह पर आके लग गया। तो हम यहाँ पर रिएक्शन ये करना चाह रहे थे कि OH को हटाकर उसकी जगह क्लोरीन लगाएं, और जो हमने कंपाउंड दिया थायोनाइल क्लोराइड वो इंटरनली ही क्लोरीन, यानी बाहर का क्लोरीन अटैक करता, जो इंटरनल क्लोरीन था उसने प्रोडक्ट बनाने में किरदार अदा कर दिया। तो इसलिए ये हमें सेम प्रोडक्ट मिल गई और इसमें कॉन्फ़िगरेशन तब्दील नहीं हुई, रिटेंशन रही कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसी जो एग्जांपल्स हैं ये कहलाती हैं SNI मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें अगर हम देखें कि अगर हम Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा देते तो Cl नेगेटिव बैक साइड से अटैक करता और फिर SOCl2 निकलता और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती, चेंज हो जाती। तो Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट भी मिल सकती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हमारे पास अंदर ही वो ग्रुप मौजूद है, जैसे SOCl2 में क्लोरीन अंदर भी मौजूद है, तो वो फिर इंटरनली ही रिएक्शन कर जाता है और हमें सेम प्रोडक्ट दे देता है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन तब्दील नहीं होती। तो इस तरह के जो रिएक्शन है वो SNI यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन कहलाते हैं। अच्छा, आखिरी जो इसमें चीज़ है वो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जब रिएक्शन होता है तो उसके अंदर जो नेबरिंग ग्रुप होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इसमें भी रिटेंशन होती है। अब दोनों की तरफ फर्क ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो ग्रुप रिएक्शन कर रहा था उसमें से ये ग्रुप लग गया, जबकि जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वो हम देखते हैं, लेकिन दोनों में रिटेंशन हो रही है, यानी जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी कॉन्फ़िगरेशन तब्दील नहीं हो रही। अच्छा, अब इसमें सॉरी, अब इसमें देखें, यहाँ पर ये हमारे पास एक ग्रुप है कार्बन, और इस कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है, एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, यानी सेकेंडरी अल्काइल है। OH हमारे पास मौजूद है, ठीक है, क्या मौजूद है, OH। जब हमने बेस डाला या OH नेगेटिव डाला तो इस OH ने क्या किया, यहाँ से प्रोटॉन निकाला और H2O वाटर बनाकर अलग हो गया। अब जब यहाँ से H निकला तो इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बन पर अटैक कर दिया, ठीक है, यानी ये जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन हटा और ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है इसने इस कार्बन पर अटैक कर दिया। जब इसने इस कार्बन पर अटैक किया तो क्लोरीन निकल गया और अब ये एक साइक्लिक ग्रुप बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, एक साइक्लिक ग्रुप बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये लिखा है इन्वर्जन हुई, पहले मॉडल में क्या हुई, इन्वर्जन हुई, यानी OH ने अटैक किया और ये ग्रुप दूसरी तरफ चले गए। लेकिन अब ये जो कार्बन बचा था जिसमें से Cl निकला, अब उस पर OH ने अटैक करना है। जब OH ने उस पर अटैक किया तो इन ग्रुप को दोबारा अपनी तरफ वापस भेज दे तो दोबारा इन्वर्जन हो गई, तो 2 दफा इन्वर्जन हो गई। एक दफा यूँ समझ लीजिए ये प्लस से माइनस में हुआ और दूसरी दफा अटैक के बाद ये माइनस में प्लस में हो गया। तो आखिर में आके जो हमें प्रोडक्ट मिलती है इसकी, यानी 34 और 35, इनकी कॉन्फ़िगरेशन तब्दील नहीं होती। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। कि वो कार्बन जिस पर चेंज आ रहा है उसके नेबर में एक ग्रुप मौजूद था, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन था,
उस ऑक्सीजन ने रिएक्शन में हिस्सा ले लिया और उसकी वजह से जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है, क्लोरीन हट गया, उसकी जगह पर OH आया, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तब्दील नहीं हुई। इसी तरह से एक और केस में यहाँ पर जैसे ब्रोमीन है, तो ऑक्सीजन ने इस कार्बन को मिलकर बॉन्ड बना लिया और OH को फिर अटैक का मौका मिला और देन वापस, तो उसी तरह की दोबारा एक सूरत हाल है जो यहाँ पर बयान की जा रही है। अच्छा, इसी तरह जैसे ऑक्सीजन के बजाय सल्फर है, अगर सल्फर मौजूद हो तो वो भी इसी तरह से रिएक्शन में हिस्सा लेता है और एक एज अ नेबरिंग ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनाते हुए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई छोटा शॉर्ट नोट 4-5 नंबर का शॉर्ट नोट आता है, तो ये वाली एक एग्जाम्पल बताते हुए आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है इस तरह से मुख्तलिफ कंपाउंड्स में, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में होती है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ एंटरिंग एंड लिविंग ग्रुप, ये अब आखिरी टॉपिक्स में से है कि जो एंटरिंग ग्रुप हैं और जो लिविंग ग्रुप है वो किस तरह से अटैक करते हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर होता है। हमें पता है कि आमतौर पर जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो आमतौर पर अच्छे अटैकिंग ग्रुप तस्वर किए जाते हैं और जो वीक बेसिस होते हैं वो आमतौर पर अच्छे लिविंग ग्रुप तस्वर किए जाते हैं। तो यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल डिस्कस की हैं कि जैसे ये इथॉक्साइड है, फेनॉक्साइड है, यहाँ पर उसने कहा कि ये पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अच्छे एंट्रिंग ग्रुप के तौर पर साबित हो सकते हैं। इसी तरह आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, ये जो है अच्छे लिविंग ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो आमतौर पर लिविंग ग्रुप और एंट्री ग्रुप के बारे में भी कभी कभी शॉर्ट नोट आता है, तो उसमें सिंपल ये ध्यान में रखिएगा कि वो ग्रुप जो आमतौर पर स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो आमतौर पर एक अच्छा जो है एंट्री ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो वीक बेसिस होते हैं वो आमतौर पर आसानी से रिलीज हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, लिविंग ग्रुप की कुछ और एग्जांपल्स हैं और इसके साथ ही कुछ अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हैं। जैसे यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल डिस्कस की हैं, ट्राईमिथाइलमाइन और इथाइल ब्रोमाइड। तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें हमारे लिए फौरी तौर पर ये देख के बताना कि कौन सा SN2 SN1, तो इसमें थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये भी ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे इसमें लिखा है कि इन दिस डिस्कशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अ सैचुरेटेड कार्बन एटम interest has tend to center on attack by nucleophilic anions on polarized neutral species, especially alkyl halides. In fact, this general type of dispersion is extremely common, involving an addition to the above attack by non-charged. तो अब ये कह रहा है कि आमतौर पर जब इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर जब रिएक्शन होता है, तो जो दूसरा ग्रुप है वो उसके साथ जब अटैक करता है तो आमतौर पर चार्ज भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये जो नाइट्रोजन है इस पर लॉन्च मौजूद है, जब इसने अटैक किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, लेकिन हुआ डिस्प्लेसमेंट है, ब्रोमीन निकल गया और उसकी जगह पर नाइट्रोजन इथाइल ग्रुप पर लग गया, लेकिन अब इसके ऊपर चार्ज आ गया। तो इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस तरह के भी रिएक्शन हो सकते हैं कि जिसमें ग्रुप निकल जाएं और जो दूसरा ग्रुप है उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आमतौर पर कहलाते हैं। और इसके साथ कुछ इसकी एग्जाम्पल ये लास्ट पेज पर भी है। अच्छा, ये जो है मैंने पूरा चैप्टर जो है ये मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, तो ये तीनों लेक्चर आप लोग सुने, गौर से सुने, बार बार सुने। कल इंशाल्लाह क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे और आप लोग अच्छी तरह ज़रा ये लेक्चर्स सुने। और ये जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है पीटर साइक का, इसको आप लोग स्टडी करें, पढ़ें। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, पूछे जाते हैं, वो आमतौर पर इस चैप्टर से होते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग प्लीज़ अच्छी तरह स्टडी करें, क्वेश्चंस बनाएं, मैं भी आप लोगों को कुछ इसमें मॉडल क्वेश्चन भेज दूंगा, तो इसको आप लोग ज़रा अच्छी तरह गौर से देखें। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये कंप्लीट हो जाता है।